आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3। पेपर 3 का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे और देखिए चैप्टर 1 में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे। और हर्षवर्धन के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे थे? देखिए मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना यहीं से था। अरबों द्वारा सिंध पर भारत में ये सिंध पर विजय कैसे किया गया, उसके बाद भारत की ओर आने का निर्णय कैसे किया गया, लेकिन भारत में आ नहीं पाए थे, ये कैसे, यही से हम लोग को आगे इतिहास पढ़ना था। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे से इसलिए पढ़े थे ताकि थोड़ा और अच्छा से हम लोग को समझ में आ जाए। बीच वाला जो भाग है जैसे हर्षवर्धन के बाद वाला समय, वो हम लोग को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मुख्य रूप से अरबों द्वारा सिंध पर विजय से पढ़ना था, ध्यान रखिएगा। अरबों द्वारा सिंध पर विजय कैसे किया गया, क्या किया गया, यहीं से मुख्य रूप से हम लोग को चालू था। और पिछला भाग का जहाँ तक पूरा खत्म हो गया है, पिछला जो चैप्टर है वो पूरा तरह से खत्म हो गया है, चैप्टर 1, और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट हो गया और उसका मॉडल सेट जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर अभी तक ना आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या आप टेलीग्राम में सर्च करना है आपको हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और समझिए एक और बात, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं, या इस चैनल पर अलग से भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अरबों द्वारा सिंध पर विजय। अरबों द्वारा सिंध पर विजय कैसे किया गया? अब अरब वाला क्षेत्र यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर अरब वाला क्षेत्र है, इधर ये तुर्क वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। इधर तुर्क वाला क्षेत्र है, ये अरब वाला क्षेत्र है, अरब तुर्क। अब देखिए मुख्य रूप से जो भारत पर आक्रमण हो रहे थे 700 ईस्वी के बाद वाले जो आक्रमण हो रहे थे वो मुस्लिम आक्रमण थे, ध्यान रखिएगा। इधर द्वारा मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे और मुस्लिम आक्रमण 2 भागों में हुए थे, ध्यान रखिएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो थे वो 2 भागों में हुए थे। 2 भाग कौन कौन हुए थे? 2 भागों में, एक तो तुर्कों द्वारा और एक अरब के द्वारा, अरब के द्वारा और एक तुर्कों के द्वारा। और तुर्कों में भी 2 भाग में महमूद गजनवी था, एक महमूद गजनवी था, गजनवी, और दूसरा गौरी, जो मोहम्मद गौरी, ये दोनों आक्रमण किए थे। तो ये कैसे किए थे? तुर्कों का आक्रमण अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और आज ये हम लोग अरबों का आक्रमण पढ़ रहे हैं कि अरबों द्वारा सिंध विजय कैसे किया गया। ये जो सिंध वाला क्षेत्र है इसको विजय कैसे किया गया, और ये भारत की तरफ बढ़ना तो चाहते थे अरब वाले, लेकिन भारत की तरफ बढ़ नहीं पाए थे। आपको ये, आप इतिहास प्राचीन समय भी पढ़ते आए होंगे, जैसे पार्ट 1 में भी प्राचीन भारत के बारे में हम पढ़ाए थे। तो आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आता होगा कि सब आक्रमणकारी जो थे इधर से ही आ रहे थे, यूनान वाले इधर से, ये तुर्क वाले भी इधर से ही आ रहे, अरब वाले भी इधर से ही आ रहे। आखिर इस क्षेत्र में था क्या जो एंट्री इधर से कर रहे थे? आखिर इस क्षेत्र में ऐसा क्या था जो सभी यूनानी हो गए, रोमन हो गए, ये बाकी इंडो ग्रीक की बात वही हुआ, ये सब आखिर इधर से क्यों आ रहे थे? बाकी आक्रमण इधर से क्यों नहीं कर रहे थे, इधर से क्यों नहीं कर रहे थे? इधर वाले क्या इधर लोग नहीं थे? इधर से क्यों नहीं कर रहे थे, इधर से क्यों नहीं कर रहे थे? आखिर क्या था बात? देखिए इधर तो समुद्र था, आपको पता है, अभी भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर पहाड़ी वाला क्षेत्र, इधर पूरा हिमालय फैला हुआ है, और इधर भी ये सब पहाड़ी वाला क्षेत्र। तो बचा कौन क्षेत्र? स्थल वाला यही ना क्षेत्र बचा। तो कोई भी आक्रमण कहाँ से करेगा? इधर वाला क्षेत्र से करेगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ से करेगा? यही वाला। और वैसे भी अंग्रेज तो इधर से आए थे। अंग्रेज कहाँ से आए थे? इधर से। और बाकी जो पुर्तगाली थे, डच थे, सब कैसे समुद्री रास्ता से आए थे। तो ये इधर से अधिकतर प्राचीन समय में आक्रमण हुआ करते थे। तो सिंध पर अरबों द्वारा कैसे आक्रमण किया गया समझते हैं। अरब का जो शासक था कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में, कब? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। कहाँ पर? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा का नाम था दाहिर। दाहिर राजा था और इसको हराया, दाहिर राजा को हराया, यहाँ से हराया और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद सिंध के बाद मुल्तान पर भी आक्रमण किया और मुल्तान को भी अपने कब्जे में ले लिया। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर जजिया कर लागू कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब जजिया कर क्या था? यही सबसे पहला आक्रमणकारी था जिसने जजिया कर लागू किया था। अब जजिया कर क्या था? यह एक प्रकार का ऐसा टैक्स था। देखिए नॉर्मली कैसे टैक्स लगता है, या तो खेती पर टैक्स लगता है, या संपत्ति पर टैक्स लगता है, और भी अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। अब इसमें क्या था? ये टैक्स कैसा था? गैर मुस्लिमों को ये टैक्स देना होता था। जजिया जो कर था, जजिया कर, अब ये किसके लिए था? गैर मुस्लिम।
जो गैर मुस्लिम थे उनको ये कर देना पड़ता था। अब आप कहेंगे गैर मुस्लिम कौन थे? जो मुस्लिम के अलावा बाकी जो धर्मों को मानते थे वो गैर मुस्लिम थे, और गैर मुस्लिमों को ये जजिया कर देना पड़ता था। अब जजिया कर क्यों देना पड़ता था, क्या बात था, मतलब किस चीज़ के लिए? जैसे खेती पर जो टैक्स लगता था वो खेती के अनुसार लगता था, संपत्ति पर जो संपत्ति के अनुसार। तो ये आखिर जजिया कर लेता क्यों था, ये मतलब क्यों लगाया था जजिया कर? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। बताइए, यही राजा है और यही मांग रहा है कि जो गैर मुस्लिम है उनकी सुरक्षा के लिए हमको कर दीजिए, जिसका नाम था जजिया कर। अब आप देंगे तो हमारे राज्य में सुरक्षित रहेंगे, और नहीं कर देंगे तो आपको हमारे राज्य में आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। यानी कि धर्म के अनुसार क्या लगाया? कर। किसके अनुसार? धर्म के अनुसार ये कर लगाया। लेकिन कर में कुछ लोगों को छूट भी दिया गया था। क्या दिया गया था? छूट दिया गया था। किनको किनको कर ये नहीं देना होता था? जो गैर मुस्लिम थे उनको तो देना ही होता था, और गैर मुस्लिम में भी कुछ लोगों को छूट दिया गया था कि गैर मुस्लिम भी हैं आप, लेकिन कुछ लोग जो थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। कौन कौन? बच्चे। जो बच्चे होते थे वो तो काम नहीं करते तो टैक्स कैसे देंगे, उनके पास कैसे धन आएगा? उसके बाद बूढ़े, बच्चे, बूढ़े, और जो औरतें थी उनको भी, औरत, ब्राह्मणों को भी क्या किया गया था? इसने क्या किया था? ब्राह्मणों को भी बोला था कि आप इसको टैक्स नहीं देना है। यानी कि गैर मुस्लिम है फिर भी जो ब्राह्मण है उनको टैक्स नहीं देना है। कुल 4 प्रकार के, और एक अपाहिज लोग जो थे, यानी विकलांग, जो विकलांग जो थे उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। यानी जजिया कर किसके लिए था? जो गैर मुस्लिम थे उसके लिए। लेकिन गैर मुस्लिमों में भी इन सभी लोगों को कर नहीं देना पड़ता था। बच्चे, बूढ़े, औरत, ब्राह्मण और विकलांग, यानी कि जो जवान व्यक्ति थे, जो काम कर सकते थे, उनको ये टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ये धर्म के आधार पर कर लगाया गया था, और ये मुल्तान को 713 ईस्वी में जीता था। ये क्षेत्र को जीता था, और ये इतने लोगों पर ये कर लगाया था। ध्यान रखिए, किसको? बच्चे, बूढ़े को छूट दिया था, और बाकी जो जवान लोग थे उन पर कर लगाया था ये। और बात करते हैं, ये भारत में आगे की तरफ ये बढ़ना चाहता था, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होते ही पूरी इसकी जो सेनाएं थी, संगठन था इधर अरब के क्षेत्र में, सब भंग हो गया। पूरा मतलब तबाही मच गया, एकदम तबाही। कैसे मचा? देखिए, समझते हैं, बात आपको समझिए। राजा क्या होता है, शासक क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो देखिए, आपको उदाहरण से समझाते हैं। समझ लीजिए, एक ये थैला है। क्या है? ये थैला है, और थैला यहाँ पर, थैला ऐसा है कि एक रस्सी से बांधा हुआ है, या इधर एक रस्सी से यहाँ पर बांधा हुआ है। क्या है? ये रस्सी से एक थैला बांध कर ऐसे लटकाया गया है। तो राजा उस रस्सी की तरह होता है जो थैला को एकदम समेट कर रखता है। जैसे ही राजा का कनेक्शन कटा, थैला गिरेगा नीचे, और नीचे गिरते पूरा थैला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। पूरा थैला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, और जो भी इसमें रहेंगे चारों तरफ क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। राजा एक रस्सी की तरह होता है, और ये राज्य की तरह होता है। उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं। थैला राज्य की तरह है, और रस्सी जो है वो राजा है। राजा एक संगठन बनाकर रखता है राज्य को। जब तक राजा है तब तक राज्य टिका हुआ है। अगर राजा कमजोर हुए तो रस्सी टूटेगा, और जो रस्सी टूटेगा तो पूरा राज्य बिखर जाएगा। या राजा का कहानी खत्म हुआ, राजा का मृत्यु हुआ, तो भी रस्सी खत्म, मतलब राजा खत्म, और ये थैला नीचे गिरेगा और थैला पूरी तरह से बिखर जाएगा। ये आपको उदाहरण के लिए समझाए हैं, ध्यान रखिए। उदाहरण समझ लीजिए, ये राज्य है और ये राजा से ही राज्य टिका हुआ रहता है। अगर राजा खत्म तो राज्य पूरा बिखर जाएगा। ठीक उसी तरह ये मोहम्मद बिन कासिम की कहानी खत्म हुआ, ये पूरी तरह से बिखराव आने लगा, और क्या हुआ? शासक बनने के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसमें आपस में इसके सेनापति, मंत्री, ये सब लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। तब क्या हुआ? जब आपस में इधर लड़ाई होने लगा ना, तो इधर जो भी जिसको भी नियुक्त किया था, आपको पता है कि राजा डायरेक्ट शासन नहीं करते थे। यहाँ पर किसी को और राजा बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, या किसी को और संरक्षण बना देंगे, और संरक्षक बना देंगे, और बोलेंगे यहाँ टैक्स वसूल हमको क्या करो, दो। ये अपने इसी बात में रहते थे कि कब राजा की मृत्यु हो और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ले और खुद राजा बन जाए। जब राजा की मृत्यु हुआ तो इधर के जो राज्यपाल थे, जिनको शासन की जिम्मेवारी दी गई थी, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए और बोले कि हम ही यहाँ के क्या है, राजा है। तो पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम का इधर से, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी, और अरब के शासकों का नियंत्रण पूरी तरह से क्या हुआ, खत्म हो गया। ये अपने में लड़ने में व्यस्त हो गए और पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी कि अरबों द्वारा सिंध पर तो विजय किया गया था, लेकिन भारत के आंतरिक हिस्सों में नहीं विजय किया गया, और इधर से ये क्या हुए, लौट गए।
अब बात करते हैं कि इनका प्रभाव क्या क्या रहा। सिंध विजय का प्रभाव आपको लिखने के लिए आता है एग्जाम में। अब ये प्रभाव कैसे लिखेंगे, क्या क्या था प्रभाव, प्रभाव क्या हुआ सिंध विजय का, आखिर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिंध विजय, अरबों द्वारा सिंध विजय किया गया तो भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़ा। प्रभाव, पहला बात संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान। अरब के जो शासक थे, अरब के जो, देखिए अरब के शासक अकेले थोड़े आए होंगे, उनके सैनिक होंगे, उनके साथ मंत्री होंगे, यहाँ पर शासन स्थापित किए तो सब आए होंगे। और कभी भी साथ चलते थे, कभी समझते हैं, कभी भी वो अपने लेखक भी अपने साथ लेकर चलते थे राजा। तो यहाँ पर आए तो ये भारत से बहुत कुछ सीखे। इधर अरब के जो राजा थे, वहाँ के जो कवि थे, मंत्री थे, सैनिक थे, ये भारत से बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखे और दोनों तरफ का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। साथ में ही व्यापार भी और अधिक मात्रा में चालू हो गया। क्या हुआ, व्यापार भी अधिक मात्रा में चालू हो गया, ध्यान रखिएगा, व्यापार। और अरब वालों ने शून्य और दशमलव का प्रयोग, दशमलव का प्रयोग भारत से सीखा और इधर इस क्षेत्र में इन्होंने फैलाया। ध्यान रखिएगा, भारत से शून्य और दशमलव का क्या हुआ, उपयोग सीखा कि शून्य और दशमलव का उपयोग कैसे किया जाता है, और पूरे इधर इस क्षेत्र में ये अरबों ने ये बात को फैला दिया। और उसके बाद यहाँ के जो दर्शन थे, ज्योतिष विद्या थी, यही गणित, अब ये शून्य वाला दशमलव समझ लीजिए, गणित, ज्योतिष विद्या, विज्ञान था, ये सब ये भारत से कौन सीखा, अरब वाले सीखे। और अरब की जो संस्कृति है वो भारत में जो लोग थे वो लोग सीखे। और साथ ही अरब वाले क्षेत्र से इधर तो आपको पता है, इधर इस तरफ में क्या है, ये चीन है, ये चीन इस तरफ में है, तो चीन से भी ये अरबों का संपर्क उसी समय हो पाया। और अरबों द्वारा चीन में आविष्कार किए गए कागज, दिशा सूचक यंत्र, ये सभी का यहाँ पर सभी ये सब जाने इसके बारे में, दिशा सूचक यंत्र के बारे में और कागज के बारे में। और अरब जो थे वो सब क्या किए, ये सब के बारे में समझे, जाने और अपने देश में भी इसका उपयोग करने लगे। यानी कि अरबों द्वारा यही प्रभाव पड़ा, अरबों द्वारा सिंध विजय का, ध्यान रखिए। और ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर था, और चैप्टर ये समाप्त हो गया। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।